चलिए जानते हैं आज शाम की 50 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए और आप किस देश, राज्य और जिले की जानकारी चाहते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इससे पहले जान लेते हैं खबरों से जुड़ी कुछ सुर्खियां। महाराष्ट्र में टूटा एनडीए गठबंधन, उद्धव ठाकरे की शिवसेना यूबीटी ने किया बड़ा ऐलान। कुशीनगर में मुस्लिम महिलाओं के साथ हुई हैवानियत, मौलाना महमूद मदनी ने सीएम योगी और राज्यपाल से कर दी ये मांग। 5 मैचों की टी20 सीरीज के लिए टीम इंडिया का ऐलान, मोहम्मद शमी की 14 महीने बाद वापसी। ओडिशा में गश्ती जहाज पर बीच समंदर में हमला, मछली पकड़ने वालों ने की जहाज डुबोने की कोशिश, एक हुआ गिरफ्तार। इजरायली पीएम के तेवर नरम, नेतन्याहू ने गाजा संघर्ष विराम वार्ता के लिए मोसाद निदेशक को कतर भेजा। गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि होंगे इंडोनेशियाई राष्ट्रपति, भारत के बाद नहीं जाएंगे पाकिस्तान। सीएम आतिशी को सिर्फ 4 घंटे में मिला 10 लाख का चंदा, चुनाव लड़ने के लिए 40 लाख की थी क्राउड फंडिंग की मांग। जाति जनगणना पर सीएम सिद्धारमैया ने दिया बड़ा संकेत, अगली कैबिनेट बैठक में पेश हो सकती है रिपोर्ट। वे खुद एक्सीडेंटल चीफ मिनिस्टर मनोहर लाल पर भूपेंद्र हुड्डा का पलटवार, किसान आंदोलन पर कह दिए बात। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अपनी पहली खबर की ओर। महाराष्ट्र में टूटा एनडीए गठबंधन, उद्धव ठाकरे की शिवसेना यूबीटी ने किया बड़ा ऐलान। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में बुरी तरह धराशायी हुई महाविकास अघाड़ी में लगातार आ रही टूट की अटकलों के बीच उद्धव ठाकरे की शिवसेना यूबीटी ने बड़ा फैसला सुनाया है। शिवसेना यूबीटी ने बड़ा कदम उठाते हुए महाराष्ट्र में नगर निगम चुनाव अकेले दम पर लड़ने का ऐलान कर दिया है। वहीं शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत ने ऐलान किया है कि उनकी पार्टी मुंबई और नागपुर में आगामी नगर निगम चुनाव स्वतंत्र रूप से लड़ेगी। इसके साथ ही उन्होंने ऐसी बात बोली जिससे संकेत मिल रहे हैं कि महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी में टूट हो चुकी है। तो चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर की ओर। कुशीनगर में मुस्लिम महिलाओं के साथ हुई हैवानियत, मौलाना महमूद मदनी ने सीएम योगी और राज्यपाल से कर दी ये मांग। दोस्तों, जमीयत उलेमा ए हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद असद मदनी ने उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर कुशीनगर जिले के थाना नेबुआ नौरंगिया गांव के मौजा रामपुर लोकरिया में 2 जनवरी 2025 को हुई शर्मनाक घटना पर तत्काल कार्रवाई की मांग की है। पत्र में लिखा गया कि नेबुआ नौरंगिया गांव के एक परिवार की 3 मुस्लिम महिलाओं पर गांव के 2 दर्जन से अधिक लोगों ने लाठी डंडों से हमला किया, उन्हें निर्वस्त्र कर गाँव में घुमाया और उनका सामान भी आग के हवाले कर दिया। मौलाना मदनी ने अपने पत्र में कहा कि इस घटना के 1 सप्ताह बीत जाने के बाद भी स्थानीय पुलिस का रवैया अत्यंत निराशाजनक है। वहीं मौलाना मदनी ने कहा कि महिला किसी भी वर्ग और धर्म से संबंध रखती हो, उसका सम्मान इस देश का सम्मान है। जिन लोगों ने समाज में ऐसा घिनौना कृत्य किया है, उनके इस आपराधिक कृत्य को सहन नहीं किया जाना चाहिए। मौलाना मदनी ने राज्यपाल आनंदीबेन के नाम अपने एक पत्र में इस बात का विशेष रूप से उल्लेख किया है कि एक महिला के रूप में आप निश्चित तौर पर इन महिलाओं के असहनीय दर्द और पीड़ा को महसूस कर सकती हैं। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अगली खबर की ओर। 5 मैचों की टी20 सीरीज के लिए टीम इंडिया का ऐलान, मोहम्मद शमी की 14 महीने बाद वापसी। इंग्लैंड के खिलाफ 22 जनवरी से शुरू होने जा रही 5 मैचों की टी20 सीरीज के लिए टीम इंडिया का ऐलान हो गया है। शनिवार को भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई ने भारतीय टीम की घोषणा कर दी। वहीं अब शमी को इंग्लैंड के खिलाफ टी20 सीरीज के लिए 15 सदस्यीय स्क्वाड का हिस्सा बनाया गया है। चैंपियंस ट्रॉफी से पहले 34 वर्षीय गेंदबाज की टीम में वापसी हुई है। ऐसे में चयनकर्ताओं की नजरें उनके प्रदर्शन और फॉर्म। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अगली खबर की ओर। इजरायली पीएम के तेवर नरम, नेतन्याहू ने गाजा संघर्ष विराम वार्ता के लिए मोसाद निदेशक को कतर भेजा। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने शनिवार को घोषणा की है कि उन्होंने इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद के प्रमुख डेविड बार्निया को कतर में गाजा संघर्ष विराम वार्ता में शामिल होने के लिए भेजा है। ये कदम इस बात का संकेत है कि गाजा युद्ध के समाधान के लिए बातचीत में कुछ प्रगति हो रही है। मोसाद के प्रमुख को कतर भेजने का उद्देश्य गाजा में संघर्ष विराम के बारे में होने वाली वार्ताओं में इजराइल के दृष्टिकोण और रणनीतियों को साझा करना और समझौते की दिशा में बातचीत को आगे बढ़ाना है। कतर ने पिछले कुछ हफ्तों में संघर्ष विराम के प्रयासों में मध्यस्थता करने की भूमिका निभाई है और यह वार्ता अब एक महत्वपूर्ण मोड़ पर पहुंच चुकी है। वहीं बताते चले दोस्तों कि इस कदम से यह
भी संकेत मिलता है कि इजरायली सरकार संघर्ष विराम के लिए गंभीर है और युद्ध को समाप्त करने के लिए कूटनीतिक रास्ते तलाश रही है। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अगली खबर की ओर। गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि होंगे इंडोनेशियाई राष्ट्रपति, भारत के बाद नहीं जाएंगे पाकिस्तान। दोस्तों बता दें कि इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो राष्ट्रीय राजधानी में गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि होंगे। विषय से अवगत लोगों ने शनिवार को ये जानकारी दी है। वहीं माना जा रहा है कि नई दिल्ली द्वारा आपत्ति जताए जाने के बाद सुबियांतो के भारत दौरा संपन्न करने के तुरंत बाद पाकिस्तान की यात्रा करने की संभावना नहीं है। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अगली खबर की ओर। सीएम आतिशी को सिर्फ 4 घंटे में मिला 10 लाख का चंदा। चुनाव लड़ने के लिए 40 लाख की थी क्राउड फंडिंग की मांग। दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी को रविवार को सिर्फ 4 घंटे में 10,32,000 रुपए का चंदा मिल गया है। दिल्ली विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए मुख्यमंत्री आतिशी ने जनता से 40 लाख रुपए की क्राउड फंडिंग की अपील की थी। इस अपील के बाद उन्हें 176 दानदाताओं से यह राशि प्राप्त हुई। बढ़ते हैं दोस्तों अगली खबर की ओर। समुद्र में गश्ती जहाज पर हमला, 1 गिरफ्तार, 9 फरार। समुद्री अभयारण्य के प्रतिबंधित क्षेत्र में कार्रवाई। दोस्तों उड़ीसा के केंद्रपाड़ा इलाके में वन विभाग के एक गश्ती दल पर हमला किया गया। मामले में एक वन अधिकारी ने रविवार को बताया कि मछली पकड़ने वाले ट्रॉल के चालक दल ने उड़ीसा के गहीर माथा समुद्री अभयारण्य के प्रतिबंधित समुद्री जल में गश्ती जहाज पर कथित तौर पर हमला किया। अधिकारी ने बताया कि हमला कथित तौर पर चालक दल की तरफ से पहले से ही योजनाबद्ध था, जो बाबूबली तट के पास अवैध रूप से मछली पकड़ रहे थे। पुलिस ने बताया कि उन्होंने वन गश्ती जहाज को डुबोने की कोशिश की। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अगली खबर की ओर। जाति जनगणना पर सीएम सिद्धारमैया ने दिया बड़ा संकेत, अगली कैबिनेट बैठक में पेश हो सकती है रिपोर्ट। दोस्तों बताते चले कि देश की राजनीति में इस समय जाति जनगणना की चर्चा काफी जोरों से हो रही है। विपक्ष लगातार सरकार से जाति जनगणना की मांग कर रहा है। इस बीच कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया ने एक अलग संकेत दिया है। कर्नाटक के सीएम ने रविवार को संकेत दिया है कि जाति जनगणना रिपोर्ट को अगली कैबिनेट बैठक में पेश किया जाएगा। उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि हमें पिछले साल की रिपोर्ट मिली थी, रिपोर्ट को कैबिनेट के सामने रखा जाना है। इस पर हमने 160 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। वहीं जब पत्रकारों ने जाति जनगणना का विरोध करने वाले लोगों के बारे में पूछा तो कर्नाटक के सीएम ने कहा कि जाति जनगणना और आरक्षण का या तो समर्थन होगा या विरोध। बता दें कि पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष के जयप्रकाश हेगड़े ने 29 फरवरी 2024 को मुख्यमंत्री सिद्धारमैया को सामाजिक, आर्थिक और शिक्षा सर्वेक्षण रिपोर्ट सौंपी। वहीं राज्य के कानून एवं संसदीय कार्य मंत्री HK पाटिल ने 2 जनवरी को कैबिनेट ब्रीफिंग के दौरान कहा कि मंत्रिमंडल की अगली बैठक में जाति जनगणना पर चर्चा होगी। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अगली खबर की ओर। वे खुद एक्सीडेंटल चीफ मिनिस्टर मनोहर लाल पर भूपेंद्र हुड्डा का पलटवार, किसान आंदोलन पर कह दिए बात। दोस्तों हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने रविवार को पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल पर निशाना साधा। रोहतक स्थित आवास पर कार्यकर्ताओं से मुलाकात करने पहुंचे हुड्डा ने कहा कि बेमौसमी बरसात से खराब हुई फसलों की तुरंत गिरदावरी कराई जाए। वहीं किसान आंदोलन को लेकर भी उन्होंने केंद्र सरकार पर कटाक्ष किया। हुड्डा ने कहा कि सरकार को अड़ियल रवैया छोड़कर तुरंत बातचीत करनी चाहिए। किसान नेता डल्लेवाल की तबीयत ज्यादा खराब हो रही है। प्रदेश सरकार पर निशाना साधते हुए हुड्डा ने कहा कि हरियाणा में लगातार अपराध बढ़ता जा रहा है। इस दौरान उन्होंने केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल के पंडित नेहरू को एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर बताने वाले बयान पर पलटवार किया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि मनोहर लाल खुद एक्सीडेंटल चीफ मिनिस्टर हैं, जो खुद एक्सीडेंटल सीएम बने हों। उन्हें किसी को एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर कहना शोभा नहीं देता। कांग्रेस ने बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को जितना सम्मान दिया है वह किसी पार्टी ने नहीं दिया। कांग्रेस ने ही बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को संविधान निर्मात्री सभा का चेयरमैन बनाया था। उन्होंने कहा कि प्रदेश में बेमौसमी बरसात हुई है। बहुत से किसान उनसे खराब हुई फसलों को लेकर मिले हैं। किसान आंदोलन के मुद्दे का समाधान बातचीत से निकालना चाहिए। दोस्तों रोहतक में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने कहा था कि डॉक्टर अंबेडकर की विरासत को सिर्फ बीजेपी ने ही सम्मान दिया है। संविधान हमारा पवित्र ग्रंथ है, इसे आकार देने वाले अंबेडकर ने योगदान दिया था। उसे हर किसी को याद रखना चाहिए। हमें संविधान को लेकर समय समय पर चिंतन
सहन करना होगा। डॉक्टर आम्बेडकर को कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था। मृत्यु के बाद उनको दाह संस्कार के लिए भी दिल्ली में जगह नहीं दी गई। बढ़ते हैं दोस्तों अगली खबर की ओर। 11 से 17 जनवरी के बीच इन राज्यों में होगी भारी बारिश, आईएमडी ने जारी किया अलर्ट। उत्तर भारत में एक बार फिर मौसम में बदलाव देखने को मिला है। कई राज्यों में काले बादल छा गए हैं और बारिश भी हो रही है। वहीं दिल्ली एनसीआर समेत कई इलाकों में ठंड और घना कोहरा बढ़ गया है और बारिश ने ठिठुरन को और भी बढ़ा दिया है। भारत मौसम विज्ञान विभाग यानी आईएमडी ने आगामी दिनों में बारिश और बर्फबारी के लिए अलर्ट जारी किया है। आईएमडी ने 11 से 17 जनवरी के बीच देश के विभिन्न राज्यों में बारिश और बर्फबारी का अलर्ट जारी किया है। इस दौरान आंधी तूफान के साथ ओले गिरने की संभावना है। आईएमडी के मुताबिक पश्चिमी विक्षोभ और साइक्लोनिक सर्कुलेशन के प्रभाव से उत्तर पश्चिम भारत के मैदानी इलाकों और मध्य भारत में हल्की से मध्यम बारिश के साथ ओले गिरने की संभावना है।